हेलो स्टूडेंट, मैं अरुणित प्रताप सिंह माधव ग्रुप ऑफ IIT ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम लोग अपना ट्रेड थ्योरी फर्स्ट ईयर मैग्नेटिज्म चुंबकत्व का लेक्चर नंबर 2 पढ़ेंगे। कल हमने चुंबक के बारे में कुछ बेसिक जानकारियां ली थी, उसको आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग लेक्चर नंबर 2 अपना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम बच्चों पढ़ेंगे। सबसे पहले हम एक चीज़ देख लेते हैं, चुंबकीय परिपथ। चुंबकीय परिपथ क्या होता है? जिस तरह से आप विद्युतीय परिपथ पढ़ते हो, उसी तरह से आपको चुंबकीय परिपथ के बारे में भी पता होना चाहिए। तो चुंबकीय परिपथ क्या होता है? चुंबकीय परिपथ कोई भी हमारे पास, मान लीजिए कोई एक आयरन कोर है, लॉग कोर, ये कोर है। अब इसमें सपोज दैट ये N है और ये S, तो इसके अंदर जो चुंबकीय लाइंस होती हैं, ये चुंबकीय लाइंस नॉर्थ से चलते हुए साउथ में पहुंचती हैं और चुंबक के अंदर साउथ से निकलकर नॉर्थ की तरफ जाती हैं। जब चुंबकीय लाइंस नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ में पहुंचती हैं और चुंबक के अंदर साउथ से नॉर्थ की तरफ, ये तो यहाँ से एक फ्लक्स क्या होता है, कोर में एक फ्लक्स सेटअप होता है। फ्लक्स क्या होता है? सेटअप होता है। इससे दो जिस परिपथ का निर्माण होता है उसे हम कहते हैं चुंबकीय परिपथ। अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? चुंबकीय रेखाओं का ऐसा पूर्णबंध मार्ग जो चुंबक के अंदर चुंबकीय रेखाओं को उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा में प्रवाहित करें, चुंबकीय परिपथ कहलाता है। सपोज हमारे पास मान लीजिए इस तरह का है और यहाँ से धारा जाए और यहाँ से धारा बाहर निकले, ठीक? तो ये क्या होगा? हमारा एक चुंबकीय परिपथ होगा। यहाँ पे हमारा ये फ्लक्स सेट हो जाएगा, ठीक? अब दूसरा टर्म हमारे पास आता है चुंबकीय वाहक बल। चुंबकीय वाहक बल, या इसी को हम कहते हैं मैग्नेटो मोटिव फोर्स या
एम एम एफ। तो एम एम एफ क्या होता है? जब हम विद्युतीय परिपथ पढ़ते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि हमें धारा को प्रवाहित करवाने के लिए ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की आवश्यकता होती है। तो जिस तरह विद्युतीय परिपथ में ईएमएफ कार्य करता है, उसी तरह चुंबकीय परिपथ में एमएफ काम करता है। एमएफ क्या काम करेगा? किसी चुंबकीय परिपथ में फ्लक्स को सेट कराने के लिए आवश्यक बल क्या होता है? चुंबकीय वाहक बल कहलाता है। चुंबकीय वाहक बल कहलाता है। क्या कह रहे हैं कि कोई भी चुंबकीय परिपथ है, उस चुंबकीय परिपथ में क्या करेंगे? फ्लक्स को सेट कराना पड़ेगा। तो फ्लक्स को सेट कराने के लिए जो आवश्यक बल की आवश्यकता होती है, उसी को हम क्या कहते हैं? चुंबकीय वाहक बल कहते हैं। ठीक, चुंबकीय वाहक बल या MMF बराबर चुंबकीय वाहक बल MMF बराबर N गुणे I। जहाँ N क्या है हमारा? N टर्न संख्या है और I क्या है? प्रवाहित धारा है। ठीक, तो MMF बराबर N गुणे I। अब अगर हम इसकी यूनिट देखना चाहें, इकाई देखना चाहें, तो इकाई एम्पियर, धारा की इकाई क्या? एम्पियर और टर्न। तो क्या होगी? टर्न एम्पियर। या इसी को हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं एम्पियर टर्न। ठीक, तो जिस तरह से विद्युतीय परिपथ का में ईएमएफ का काम होता है धारा को प्रवाहित करने के लिए, उसी तरह से चुंबकीय परिपथ में एमएमएफ का काम होता है फ्लक्स को सेट कराने के लिए। इसको क्या? फ्लक्स को सेट कराने के लिए। फ्लक्स कभी भी प्रवाहित नहीं होता। फ्लक्स क्या होता है? किसी भी मैग्नेटिक पाथ में, मैग्नेटिक कोर में सेट होता है। फ्लक्स को सेट कराया जाता है और धारा को प्रवाहित किया जाता है। इस चीज़ का ध्यान रखना। फिर नेक्स्ट आगे हम चलते हैं। हमारा हो गया चुंबकीय परिपथ। अब आते हैं अगली चीज़, रिलेक्टेंस। क्या कहेंगे हम? रिलेक्टेंस। ठीक, इसके बारे में देखते हैं क्या है। तो जब आप विद्युतीय परिपथ पढ़ रहे थे तो वहाँ पे आपको प्रतिरोध पढ़ाया गया था। प्रतिरोध क्या होता था? प्रतिरोध क्या था हमारा? कि कोई भी विद्युतीय परिपथ है, यदि हम उसमें धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो धारा प्रवाह, विद्युतीय परिपथ में धारा को जब हम प्रवाहित कराते थे तो धारा प्रवाह का अपोज किया जाता था, विरोध किया जाता था। किसके द्वारा? प्रतिरोध के द्वारा। धारा प्रवाह के मार्ग में जो अवरोध उत्पन्न होता था उसी को हम क्या कहते थे? प्रतिरोध कहते थे। उसी तरह से हम चुंबकीय परिपथ में
जब हम फ्लक्स को सेट कराएंगे, फ्लक्स को कहाँ सेट कराएंगे, किसी भी चुंबकीय परिपथ में सेट कराएंगे। तो जब चुंबकीय परिपथ में हम फ्लक्स को सेट कराएंगे तो फ्लक्स को सेट करवाने के समय, फ्लक्स को सेट होने में जो अवरोध उत्पन्न करेगा वो क्या कहलाएगा, हमारा रिलेक्टेंस कहलाएगा। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, ऐसे लिखना चाहे तो कैसे लिख सकते हैं कि किसी चुंबकीय परिपथ में, चुंबकीय परिपथ में फ्लक्स यानी फाई को सेट कराने में उत्पन्न होने वाली बाधा, उत्पन्न होने वाली बाधा क्या कहलाती है, रिलेक्टेंस कहलाती है, रिलेक्टेंस कहलाती है। ठीक है, क्या कहा हमने कि चुंबकीय परिपथ में फ्लक्स को सेटअप कराने में उत्पन्न होने वाली बाधा क्या होती है, रिलेक्टेंस कहलाती है। इसे हम किससे, एस से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, एस से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, तो क्या हो रहा है कि ये फ्लक्स के मार्ग में अवरोध उत्पन्न कर रहा है। जब फ्लक्स के मार्ग में अवरोध उत्पन्न कर रहा है तो हम इसको क्या लिखेंगे कि S बराबर 1/μ L/A, ये होता है हमारा रिलेक्टेंस का फार्मूला। इस फार्मूले का उपयोग करके हम रिलेक्टेंस निकाल लेंगे। तो जहाँ पे L क्या है, L क्या है हमारा, फ्लक्स की प्रभावी लंबाई, फ्लक्स की प्रभावी लंबाई, प्रभावी लंबाई किसमें होगी, मीटर में। फिर ए क्या है हमारा, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। और म्यू क्या है हमारी, म्यू होता है एब्सोल्यूट परमेबिलिटी, एब्सोल्यूट परमेबिलिटी। हम म्यू को क्या लिख सकते हैं, म्यू नॉट इंटू म्यू आर भी लिख सकते हैं। ठीक, तो म्यू बराबर म्यू नॉट म्यू आर। ठीक, म्यू नॉट की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है हमारी, 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 हेनरी पर मीटर। और म्यू आर जो होता है वो क्या होता है हमारा, रिलेटिव परमेबिलिटी, रिलेटिव परमेबिलिटी। ठीक है, तो अब परमेबिलिटी समझ गए। म्यू एक एब्सोल्यूट परमेबिलिटी होती है जिसकी इकाई क्या होती है, हेनरी पर मीटर।
और रिलेटिव परमेबिलिटी की कोई इकाई नहीं होती। रिलेटिव परमेबिलिटी की कोई इकाई नहीं होती, कोई इकाई नहीं होती। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि म्यू क्या होता है हमारा एब्सोल्यूट परमेबिलिटी, इसकी इकाई हेनरी पर मीटर। म्यू नॉट परमेबिलिटी जिसकी वैल्यू 4×10⁻⁻7 हेनरी पर मीटर होती है, और म्यू आर रिलेटिव परमेबिलिटी जिसकी कोई इकाई नहीं होती। तो अगर हम इसी को फिर से यहाँ से रखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, S बराबर 1 म्यू की जगह पर म्यू नॉट म्यू आर L/A। अब इसकी यूनिट देखते हैं, इकाई कैसे लेंगे। तो इकाई यहाँ पे देखें अगर हम, तो हमने क्या कहा, S बराबर 1/म्यू। म्यू नॉट की इकाई क्या लिया हमने, हेनरी पर मीटर, मतलब हेनरी प्रति मीटर। तो हेनरी पर मीटर को हम मीटर लिख सकते हैं, इंटू में एरिया का क्या होता है मीटर स्क्वायर, और एल क्या होती है मीटर। तो अगर हम यहाँ से देखें, इस मीटर से ये मीटर कट गया, ये मीटर से ये मीटर कट गया, तो यहाँ से हमको रिलेक्टेंस की जो यूनिट मिलेगी, रिलेक्टेंस की जो यूनिट मिलेगी क्या मिलेगी, 1/हेनरी, या इसी को हम हेनरी इनवर्स भी लिख सकते हैं। एक तो ये हो, दूसरा इसी का फार्मूला होता है रिलेक्टेंस का, कि अगर हम चुंबकीय परिपथ में ओम का नियम देखें, चुंबकीय परिपथ में ओम का नियम, चुंबकीय परिपथ में ओम का नियम। तो विद्युतीय परिपथ के लिए हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि विद्युतीय परिपथ के लिए, किसके लिए, विद्युतीय परिपथ के लिए ओम का नियम, ओम का नियम क्या होता है विद्युतीय परिपथ के लिए ओम का नियम, I बराबर V/, ये किसके लिए होता है, विद्युतीय परिपथ के लिए। तो उसी प्रकार चुंबकीय परिपथ के लिए ओम का नियम, तो क्या कहेंगे, जो चुंबकीय परिपथ में I के तुल्य क्या होता है, फ्लक्स फाई। I के तुल्य क्या होगा, फ्लक्स फाई सेटअप होगा। यहाँ पे भी या EMF की जगह पे क्या लिखेंगे हम, MMF, और S की जगह पे क्या लिखेंगे, R की जगह पर S। यानी ये क्या है हमारा, फ्लक्स बटे बराबर MMF अपॉन में रिलेक्टेंस। ठीक, तो यहाँ से अगर हम रिलेक्टेंस निकालना चाहें तो क्या लिख सकते हैं हम, रिलेक्टेंस बराबर MMF अपॉन में, ये इसको यहाँ ले आते हैं फाई। तो एक ये हमारा फार्मूला भी उपयोग होता है।
अब अगर हम इस फार्मूले से इसकी यूनिट लिखना चाहें इकाई, तो क्या लिखेंगे? रिलक्टेंस बराबर एमएमएफ बराबर क्या लिखते हैं? एन आई। एमएमएफ बराबर एन आई। तो इसकी जगह पे एन आई लिखा और नीचे क्या लिखा हमने? फाइव। एन आई, एन आई क्या है? आई एम्पियर, एन क्या है? टर्न, अपॉन में फ्लक्स क्या है? वेबर। तो हमारी जो यूनिट बनी रिलक्टेंस की इकाई क्या बनी? एम्पियर टर्न पर वेबर। एक हमारी ये भी वेरी वेरी इम्पोर्टेंट इकाई होती है। ठीक, यहाँ पे हमारा ए क्या है? एम्पियर, और टी क्या है? टर्न, और नीचे ये क्या है? वेबर। ठीक, तो ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट यूनिट है। ये भी हमारी इम्पोर्टेंट यूनिट है। BVM है ये। ठीक है, तो ये हुई हमारी रिलक्टेंस की कहानी। तो क्या रिलक्टेंस है? चुंबकीय परिपथ में फ्लक्स को सेटअप कराने के लिए अवरोध उत्पन्न करने वाला गुण हमारा क्या कहलाता है? रिलक्टेंस कहलाता है। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम परमेबिलिटी। परमेबिलिटी, परमेबिलिटी कहें तो चुंबकनशीलता। चुंबकनशीलता, तो चुंबकनशीलता देखिए क्या होती है। किसी भी परिपथ में, किसी भी चुंबकीय परिपथ में फ्लक्स को, किसी भी चुंबकीय परिपथ में फ्लक्स को सेटअप कराने की जो योग्यता होती है उसी को हम क्या कहते हैं? परमेबिलिटी कहते हैं। क्या कहेंगे हम इसको? कि किसी भी चुंबकीय परिपथ में, चुंबकीय परिपथ में किसको? फ्लक्स को सेट कराने में, सेट कराने की योग्यता, योग्यता क्या कहलाती है? चुंबकनशीलता कहलाती है। चुंबकनशीलता कहलाती है। ठीक, इसे हम किससे, इसे किससे? म्यू से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? म्यू से प्रदर्शित करते हैं। म्यू से प्रदर्शित करते हैं। और यूनिट क्या होती है इसकी? इकाई क्या होगी? इकाई क्या होती है? क्या कहेंगे इसको? इकाई को हेनरी पर मीटर। क्या कहेंगे? हेनरी पर मीटर। कहने का मतलब ये है कि किसी भी चुंबकीय परिपथ में फ्लक्स को हम क्या कर रहे हैं? सेट करा रहे हैं। अगर किसी चुंबकीय परिपथ में फ्लक्स हमारा क्या है? ज़्यादा से ज़्यादा सेट हो, क्या हो? ज़्यादा से ज़्यादा फ्लक्स को सेट होना पड़ेगा, सेट होना चाहिए, तभी हम कहेंगे कि चुंबकीय परिपथ हमारे लिए अच्छा है। अब
परमेबिलिटी क्या करना है, चुंबकीय परिपथ में फ्लक्स को सेट कराना, फ्लक्स को सेट कराने की योग्यता कि वो कितना योग्य है परिपथ। तो जिस परिपथ की परमेबिलिटी हाई होगी उसमें फ्लक्स हमारा क्या होगा, ज़्यादा सेट होगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एक वाला पॉइंट कि चुंबकीय परिपथ में या चुंबकीय परिपथ में अधिकतम फ्लक्स यानी φm को सेट होने के लिए चुंबकनशीलता क्या होनी चाहिए, अधिकतम होनी चाहिए या अधिकतम होनी चाहिए। तो हमारे लिए वही चुंबकीय परिपथ अच्छा होगा जिसमें फ्लक्स ज़्यादा से ज़्यादा सेट हो सके, मतलब अधिकतम फ्लक्स सेट हो सके। और अधिकतम फ्लक्स सेट होने के लिए मटेरियल की जो पदार्थ है उसकी चुंबकनशीलता को क्या होना चाहिए, अधिकतम होना चाहिए। ठीक, फिर आगे चलते हैं। इसी में हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे लिए ये हो गया परमेबिलिटी, चुंबकनशीलता। इसके बाद आते हैं चुंबकीय तीव्रता। चुंबकीय तीव्रता या इसी को हम कहते हैं मैग्नेटिक इंटेंसिटी। जिसे प्रदर्शित करते हैं हम किस, एच, मैग्नेटिक इंटेंसिटी, एच से प्रदर्शित करते हैं। तो ये मैग्नेटिक इंटेंसिटी क्या होती है, यहाँ पे हम देखते हैं कि मैग्नेटिक इंटेंसिटी एक हमारे पास रिलेशन होता है कि B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल H, B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल H, या इसी को हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं B बराबर म्यू H, जहाँ या आगे इसी को हम और लिखना चाहें तो म्यू की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, म्यू बराबर क्या लिख सकते हैं, म्यू नॉट म्यू आर। तो इसकी जगह पे लिख देंगे म्यू नॉट म्यू आर एच। ये तो जहाँ देखिए क्या है, जहाँ बी क्या है, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, क्या है ये, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। और कल हमने देखा था चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, इसी को हम क्या कहते हैं कि B बराबर, फिर यहाँ पे म्यू क्या है, म्यू है हमारा चुंबकनशीलता, और H क्या होगा, H है हमारा क्या, चुंबकीय तीव्रता। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो H बराबर क्या निकल के आ जाएगा, H बराबर म्यू B बटे म्यू। अब B बटे म्यू। अब आगे देखते हैं इसकी यूनिट में इकाई। तो इकाई में अभी हमने देखा B क्या है हमारा, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, और चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की इकाई क्या होती है, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की इकाई वेबर पर मीटर स्क्वायर।
क्या होती है चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की इकाई? वेबर पर प्रति मीटर स्क्वायर। और म्यू की इकाई क्या होती है? म्यू की इकाई क्या होती है? अभी देखा हमने म्यू की इकाई हेनरी पर मीटर, तो हेनरी प्रति मीटर। अब यहाँ से ये मीटर से मीटर स्क्वायर कट गया, बचा क्या हमारे पास? वेबर प्रति हेनरी मीटर, वेबर प्रति हेनरी मीटर। एक तो ये इकाई हुई। या इसी को हम दूसरे तरीके से इस तरह भी लिख सकते हैं कि एक इकाई क्या हुई हमारी? वेबर प्रति हेनरी मीटर, वेबर या चुंबकीय तीव्रता की इकाई वेबर प्रति हेनरी मीटर। या इसी को हम और आगे बढ़ाना चाहें तो कह सकते हैं कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय बिंदु पर रखे इकाई ध्रुव पर लगने वाला बल क्या कहलाता? हमारा चुंबकीय तीव्रता कहलाती है। या इसको हम कुछ इस तरह से समझ सकते हैं कि मान लीजिए हमारे पास कोई चुंबकीय परिपथ, उस चुंबकीय परिपथ में जो फोर्स हम अप्लाई करेंगे, जो फोर्स हम देंगे, वो हमारे लिए क्या हो जाएगी? चुंबकीय तीव्रता हो जाएगी। और फोर्स के देने से जो हमें बाद में प्राप्त होगा वो हमारे लिए क्या हो जाएगी? चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। यदि हम इसको एक तरह से ये कहना सकें कि चुंबकीय तीव्रता, तो चुंबकीय तीव्रता को हम इस तरीके से कहते हैं कि एक इनपुट की तरह, एक इनपुट बल की तरह, बल की तरह कार्यरत हो। किसी भी चुंबकीय परिपथ में एक इनपुट बल की तरह कार्यरत होता है क्या? चुंबकीय तीव्रता। या शब्दों में कहें तो चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय बिंदु पर रखे इकाई ध्रुव पर लगने वाला बल चुंबकीय तीव्रता कहलाता है। ठीक, अब चुंबकीय तीव्रता H बराबर क्या हो रहा है? फोर्स लग रहा है, और फोर्स किस पे लग रहा है? बटे I। तो फोर्स बराबर क्या होगा? ये L, फोर्स N इंटू I बटे L। ठीक है, या इसी को हम कह सकते हैं H बराबर N I बटे L। यह होता है इंटेंसिटी या तीव्रता का ओरिजिनल फार्मूला। अब अगर हम इस फार्मूले के हिसाब से यूनिट देखना चाहें, इकाई देखना चाहें, तो क्या कहेंगे? इकाई H बराबर ये क्या है हमारे लिए? एम्पियर। ये क्या है? टर्न। और ये क्या है हमारे लिए? लेंथ यानी मीटर।
ठीक। तो यहाँ से हमारी इकाई बन जाएगी एम्पियर टर्न प्रति मीटर, ये बनेगी हमारी इंटेंसिटी की इकाई। तो यहाँ हम लिख भी सकते हैं कि चुंबकीय तीव्रता की जो इकाई होती है, तीव्रता की इकाई क्या होगी, एम्पियर टर्न प्रति मीटर होगी। इस तरह से हमने देखा चुंबकीय तीव्रता। अब नेक्स्ट आगे हम चलते हैं। चुंबकीय तीव्रता के बाद रिलेक्टिविटी, क्या कहेंगे हम, रिलेक्टिविटी। ये रिलेक्टिविटी देखिए क्या होती है एक्चुअली में। रिलेक्टिविटी, जैसे हम किसी पदार्थ को चुंबक बनाना चाहते हैं या किसी चुंबकीय पदार्थ में चुंबकत्व का गुण उत्पन्न करना चाहते हैं, तो चुंबकत्व का गुण उत्पन्न करने के लिए हम उसमें कोई फोर्स या फील्ड को अप्लाई करेंगे। जब हम उसमें किसी फील्ड को अप्लाई करेंगे तो फील्ड को जैसे जैसे हम बढ़ाते जाएंगे, मतलब कुछ ऐसे समझें कि सपोज दैट हमारे पास ऐसे ले लेते हैं, इसमें हमने क्या ले लिया, H ले लिया, और इसमें क्या ले लिया हमने, B। ये हमारे लिए क्या है, इनपुट है, और ये क्या है हमारे लिए, आउटपुट है। अब जीरो से हम चलना शुरू किए, हमने इसमें इंटेंसिटी को इसको बढ़ाया, तो जैसे जैसे हम इसको बढ़ा रहे हैं उस हिसाब से हमारा ये भी बढ़ता चला गया। क्या हुआ, ये भी बढ़ता चला गया। लेकिन एक ऐसा पॉइंट आता है कि जब ये आपका मैग्नेटिक परिपथ, जो चुंबकीय परिपथ है, वो यहाँ पे जाके क्या हो गया, सैचुरेट हो गया। क्या हो गया, ये सैचुरेट हो गया। सैचुरेट कहें तो मतलब ये स्थिर हो गया। अब आप इसमें कितना भी इनपुट को बढ़ाओ, इसके आउटपुट पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि ये जो सैचुरेट हो गया, यहाँ पे अब ये B मैक्स मिल गया, ठीक है। इसके तुरंत बाद जब हम इसको यहाँ से घटाना शुरू करते हैं, जब इसको हम यहाँ से घटाना शुरू करते हैं, तो जब हम इसको यहाँ से घटाना शुरू करते हैं और घटाते घटाते जीरो में लाते हैं, तो जब ये जीरो हो जाता है तो अब हमारा ये जीरो नहीं होता। क्या होता है, ये जीरो नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये मिलता है, ये जो मिलता है, इसी को हम क्या कहते हैं, रिलेक्टिविटी। क्या कहलाती है हमारी, रिलेक्टिविटी। या हिंदी में इसी को हम कहें कि धारण शक्ति। क्या होगी, धारण शक्ति। यानी कहने का मतलब ये है कि जब हम किसी पदार्थ को चुंबक बनाना चाह रहे थे, तो चुंबक बनाने के लिए हमने उसमें एक बल, फोर्स, इंटेंसिटी अप्लाई की, और जैसे हम चुंबकीय पदार्थ में चुंबकीय बल को अप्लाई किया तो उसमें एक बिंदु तक चुंबकीय फ्लक्स घनत्व बढ़ा, और जब चुंबकीय फ्लक्स घनत्व अपने सैचुरेट बिंदु तक पहुंच गया, मैक्सिमम हो गया, तो उसके बाद आप इंटेंसिटी में इसमें कुछ भी बढ़ाएंगे तो इसमें कोई प्रभाव नहीं होगा। इसके तुरंत बाद जब हमने यहाँ से फोर्स को घटाना शुरू किया, फोर्स को घटाते घटाते जीरो ले आए, तो इसमें जो ये हमारे लिए मिलता है यहाँ से यहाँ तक, इसी को हम क्या कहते हैं, रिलेक्टिविटी। तो इसमें हम ऐसे परिभाषित कर सकते हैं, कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, या इसी को यहाँ नीचे ले जाएं और ये
इस तरह से हमारे पास एक लूप बन जाता है। तो सिर्फ हम अभी रिलेक्टिविटी की बात कर ले रहे हैं, तो इसमें हम कह सकते हैं कि किसी चुंबकीय पदार्थ को चुंबक बनाने के लिए उसमें आरोपित बल को हटा लेने पर भी कुछ चुंबकत्व बच जाता है। जिसे अवशिष्ट चुंबकत्व कहते हैं। अवशिष्ट चुंबकत्व कहते हैं तथा इस अवशिष्ट चुंबकत्व को ग्रहण करने का गुण धारण शक्ति या रिलेक्टिविटी कहलाती है। रिलेक्टिविटी कहलाती है। तो क्या हुई रिलेक्टिविटी कि किसी पदार्थ को चुंबक बनाने के लिए उसमें जब हम कोई बल लगाते हैं और बल लगाने के बाद जब हम आरोपित बल को हटा लेते हैं, लेकिन उसमें कुछ चुंबकत्व बच जाता है और इसी बचे हुए चुंबकत्व के गुण को क्या कहते हैं, हम धारण शक्ति या रिलेक्टिविटी कहते हैं। ठीक है। अब तो आज का लेक्चर हमारा बहुत ज़्यादा खिंच रहा है स्टूडेंट, इसलिए हम अपने लेक्चर को यहीं पे आज स्टॉप करेंगे। इसके आगे हम कल देखेंगे। कल तो 15 अगस्त है, अगले दिन मंडे को देखेंगे। तब तक आप लोग इसको अध्ययन करते रहिए। और हाँ, आप लोगों को ये जो वीडियो भेजे जाते हैं, इनमें जो आपको लेक्चर दिए जाते हैं और इनकी हार्ड कॉपी भी आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भेजी जाती है, उसको आप नोट्स में बनाकर और एक सिस्टमेटिक ढंग से डे बाय डे नोट्स बनाइए, अपने फाइल में नथी करिए। इसके बाद जिस दिन भी आपका कॉलेज खुलेगा आपको लाना है और अपने शिक्षक के पास इसको जमा करना है। इसी के आधार पर आपको सेशनल मार्क्स दिए जाएंगे। तब तक आप अपने घर में सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।